समझ ही नहीं आता, आपको समझ नहीं आता कि साइंस एक्चुअली में ये सारे ऑप्शंस देते हैं साइंस के। आफ्टर चूजिंग साइंस आपके पास ये सारे ऑप्शंस है अपार्ट फ्रॉम एमबीबीएस और इंजीनियरिंग। है गाइस, वेलकम टू वन न्यू एपिसोड्स ऑफ बेल स्पीकिंग। तो जैसा कि गाइस आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा एपिसोड काफ़ी लेट हो चुका है। तो जहांगीर भाई क्यों लेट हुआ? लेट हुआ है कुछ ऑब्वियसली कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से हुआ था। सो कहावत है ना कि देर आए पर दुरुस्त आए। तो आज हम फिर से लेके आए हम लोग का नया एपिसोड और आज हम बात करें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स सोशल एलिमेंट्स के बारे में। और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इन चीज़ों पे खुल के बात करना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए तो हम तो कर नहीं पाएंगे, इस चीज़ के लिए कुछ स्पेशलिस्ट चाहिए। और स्पेशलिस्ट आने के लिए हमने यहाँ पे लाए जेनिफर मजूमदार, जो कि इन्होंने क्लिनिकल साइकोलॉजी पे अपना स्पेशलाइजेशन किया। तो आज हम इन चीज़ों के बारे में खुल के बात करेंगे। मतलब साइकोलॉजी सुनने के बाद काफ़ी लोगों के बाद एक स्टीरियोटाइप ठीक ही आ जाता है कि अगर किसी बंदे को अगर मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है, साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाओ तो समझेंगे कि पागल है, पागल का डॉक्टर। हालांकि ऐसे है नहीं। तो इन चीज़ों के बारे में आज हम ब्रीफली प्लस कुछ हम खुल के बात करेंगे रिगार्डिंग दिस थिंग्स। सो जेनिफर, वेलकम टू आवर शो। सो कुछ बताया अपने बारे में? सो मैं बोलूँगी साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। एंड इट्स बिकॉज ऑफ माई ओन पर्सनल रीजन्स दैट आई हैव स्टार्टेड स्टडिंग दिस सब्जेक्ट। एंड मेरे को इट्स लाइक अ पैशन फॉर मी। इट्स नॉट जस्ट मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे ये अचीव करना है, वो वैसा नहीं रहा। अब जैसे मैं एवरी डे कुछ ना कुछ पढ़ती हूँ तो वो साइकोलॉजी रिलेटेड होता है। ये क्या आपको बचपन से मतलब ऐसा था, बिफोर मैट्रिकुलेशन या आफ्टर मैट्रिकुलेशन? ये आफ्टर मैट्रिकुलेशन हुआ, आफ्टर माई 10 जब मैंने 11th 12th अपना कंप्लीट किया। स्टार्ट किया तो मेरा सब्जेक्ट साइकोलॉजी नहीं था। अच्छा। तो मेरा मुझे कुछ और सब्जेक्ट मैंने चूज़ किया था, सोशियोलॉजी। तो वो 2 महीने मैंने पढ़ा एंड आई कुड नॉट परफॉर्म वेल। तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन था, इधर मुझे फिजिकल एजुकेशन जो कि स्पोर्ट्स है वो लेना है या फिर साइकोलॉजी। तो मैं ऐसे ही घर में एक दिन एक फ्रेंड का बुक लेके आई एंड आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू। तब मैंने सोचा कि ओके लेट्स ट्राई। एंड तब से मैं लाइक आई हैव बीन स्टडिंग एंड मुझे इतना पसंद आया सब्जेक्ट के मैंने 11th में 12th में दोनों टर्म में आई स्कोर्ड 100। साइकोलॉजी। हाँ। एंड या तब से जर्नी स्टार्ट हुई। वो तब से वो इंटरेस्ट आपका जगह। हाँ, तो आपने पढ़ाई कहाँ से की? पढ़ाई आसाम से या फिर बाहर से? असम से की मैंने। 10th तक आई वाज इन डॉन बॉस्को। फिर मैं गुवाहाटी चली गई, वहाँ आर्मी पब्लिक स्कूल नारंगी में 11th 12th किया। अच्छा। सो what was your family's reaction after hearing that you to go for psychology and all? हाँ, तो फैमिली बहुत सपोर्टिव थे, स्पेशली माँ बहुत ही सपोर्टिव थे। एक्चुअली वो मुझे स्कूल से अलाउ नहीं किया था साइकोलॉजी। तो 2 ऑप्शन था हमारे स्कूल पे, इधर हिस्ट्री लो और या फिर साइकोलॉजी लो। और मेरे पास ऑलरेडी हिस्ट्री था तो मेरा 3rd ऑप्शन था स्पोर्ट्स। तो मम्मा ने जाके प्रिंसिपल को 1 दिन रिक्वेस्ट किया, 2 दिन किया, 3 दिन, 4 दिन, जाके 4th डे में प्रिंसिपल वाज लाइक ठीक है तुमको तो क्लास अटेंड करने नहीं दूंगी बट वॉट एवर यू स्टडी यू हैव टू, तुम अब खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लोगे। तो आई हैड टू स्टडी। मैंने क्लास अटेंड नहीं किया 2 साल तक। मैंने एक क्लास अटेंड नहीं किया, घर में खुद प्रिपेयर किया करके बोर्ड्स दिया। फिर मैं दिल्ली चली गई, दिल्ली यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी ऑनर्स किया। एंड स्लोली आई कुड अंडरस्टैंड कि ऐसे हर सब्जेक्ट में होता है ना कि अलग अलग ब्रांचेस होता है। तो साइकोलॉजी में भी काउंसलिंग है जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट करते हैं। फिर वी हैव क्लिनिकल साइकोलॉजी जो कि हम लोग आप अगर एक डॉक्टर के पास जाओगे तो आप अपना प्रॉब्लम बताओगे, तो वो डॉक्टर आपका प्रॉब्लम सुन के आपको बताएगा कि आपको ये प्रॉब्लम है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ये करते हैं कि आपको एक डायग्नोसिस देते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, एंड हम जो कि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट नहीं कर सकते। सो इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड या फिर टॉक अबाउट साइकोलॉजी, आई वुड गिव मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगी कि जैसे मैकेनिकल इंजीनियर होता है, सिविल इंजीनियरिंग होता है, तो वैसा ही साइकोलॉजी में काउंसलिंग साइकोलॉजी है,
क्लिनिकल साइकोलॉजी है, फिर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है। अब क्या हो गया, लाइक हर एक डिपार्टमेंट में इसका ज़रूरत इतना बढ़ गया है ना, सो ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशंस, वो लोग साइकोलॉजिस्ट को हायर करने लगे ताकि उनके एम्प्लॉयज़ लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड लाइकवाइज जो क्लिनिकल फील्ड है जिसमें मैं पढ़ना चाहती हूँ एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी किया है, उसमें क्या होता है, आपको डायग्नोसिस मिलता है। डायग्नोसिस इज बेसिकली कि आपको ये प्रॉब्लम है या फिर आपको ये इश्यूज़ हैं, हम बता के देते हैं। एंड काउंसलिंग में आप काउंसलिंग सेशंस के लिए जाते हो, आपका रिलेशनशिप काउंसलिंग होता है, डिवोर्स काउंसलिंग होता है, सो वैसा ही अलग अलग फील्ड्स होते हैं। सो फिलहाल आपने ये बताया कि साइकोलॉजी कितने प्रकार का होता है, साइकोलॉजी आपने कैसे किया, कैसे आपने परस्यू किया है, कैसे आप इस फील्ड पे आए। तो आज हम जिस टॉपिक को छेड़ना चाहते हैं कहीं ना कहीं साइकोलॉजी के साथ रिलेट किया हुआ है। आजकल का जो पेरेंटिंग जो हो रहा है, जो बच्चों का मतलब पेरेंटिंग कैसा होना चाहिए, एक बच्चा जो बड़ा होता है, जो इन्फेंट से जब स्कूल पे जाता है, स्कूल पे जाने के बाद काफ़ी चीज़ के साथ वो रिलेट करता है, किसी और बच्चे के साथ, किसी और फ्रेंड के साथ वो अपना फैमिली को क्या करता है, डिफरेंशिएट करने की कोशिश करता है। तो फैमिली का जो एटमॉस्फेयर और फैमिली का जो बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए जो बच्चे को आप मतलब एडुकेट करने के लिए। आई फील दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड एक सिंपल सी बात है ना, हर एक बच्चा ना बहुत इनोसेंट पैदा होता है, और जो भी उसका एनवायरनमेंट होता है, घर में उसका जो एनवायरनमेंट होता है, उसका रिलेशनशिप उसके मम्मी पापा के साथ, उसके भाई बहन, दादा नानी जो भी है उनके साथ जैसा होता है, वो एज अ चाइल्ड ग्रोज बहुत सारा चीज़ें उसको बनाता है। वो होता है ना कि देयर इज अ प्रोवर्ब जे वो मिट्टी की तरह होती है, गीली मिट्टी की तरह। हाँ हाँ, वो जितना वो टाइम जाता है वो तो मतलब सख्त होता रहता है, हार्ड होता होता रहता है। और बच्चे लोग ना स्पंज की तरह होते हैं, और जो हम विम का जो स्पंज रहता है। तो बच्चे लोग ना आसपास जो भी होता है ना वो लोग ग्रैब कर लेते हैं, सोक कर लेते हैं। तो बच्चों के सामने हम बड़े जैसे बिहेव करते हैं या फिर हम जैसे बात करते हैं ना, वो लोग सुनते हैं, कैच एवरीथिंग बहुत इजीली कैचअप करते हैं, और उनका ग्रैबिंग, उनका अटेंशन बहुत क्विक होता है, बहुत शार्प होता है और बहुत क्विक होता है। तो यूजुअली क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट होता है कि मम्मी पापा का रिलेशनशिप बच्चों के सामने वो लोग कैसे बिहेव करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, सपोज मम्मी पापा आर इनटू अ फाइट, होता है, ये होता है, हर एक फैमिली में होता है, दिस इज वेरी नेचुरल, हर किसी के घर में होता है। लेकिन आप उसको कैसे डील करते हो, कैसे मैनेज करते हो, कीपिंग इन माइंड कि ये इसका असर आपके बच्चे पे क्या होगा। अगर दिमाग से हट जाए ना, तो फिर तो बहुत इम्पैक्ट करेगा और बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट हो जाता है। वो सेमा रहेगा स्कूल पे ना, एग्जैक्टली बुरा असर पड़ेगा, बुरा असर पे हेल्थ पे, एग्जैक्टली। मेंटल हेल्थ पे। और एक और बात है, ये टू अवॉइड दिस, मम्मी पापा लोग क्या करते हैं कि दरवाज़ा लगा के जो भी आर्ग्यूमेंट होता है, ये तो घर में ही होगा, बाहर जाके तो नहीं हो। तो जब आर्ग्यूमेंट होता है तो बच्चे को दूसरे रूम में रख देते हैं या फिर दरवाज़ा लॉक कर देते हैं। तब क्या होता है, बच्चों का क्यूरियोसिटी और वो बढ़ जाता है, तो वो जानना चाहेगा ना क्या हो रहा है, सुनना चाहेगा, छुप छुप के सुनना चाहेगा। तो ये छोटा चीज़ें आई फील घर में थोड़ा ध्यान देना चाहिए, उसको ओवरकम कैसे करना चाहिए, क्योंकि वो तो हीट ऑफ द मोमेंट में हो जाता है। आप बच्चे को कोई अगर बच्चा अगर गिर रहा है, आप देखोगे ना कि ये इसको चोट लग जाएगी, बहुत केयरफुल रहते हो। तो हम लोग जो अंदर होता है ना, जो माइंड होता है ना, ब्रेन में जो होता है, वो हम लोग कंसिडर नहीं करते, इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। जस्ट बिकॉज हमको दिखता नहीं कि वो बच्चा महसूस कैसे कर रहा है, फील कैसे कर रहा है, उसको क्या सोच रहा है, तो हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन वही बच्चा अगर गिर जाए हमारे सामने तो हम जाके उसको पकड़ लेंगे। लेकिन हमको ये रियलाइजेशन नहीं होता कि हमारा बिहेवियर, हम जैसे घर में एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे, वो भी उसको अफेक्ट करेगा एंड इमोशनली थोड़ा डिस्टेंस हो जाता है इससे। तो आजकल जो आप देखते हैं कि काफ़ी पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को शांत करने के लिए मोबाइल दे देते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएं।
ये तो काफ़ी एविडेंट हो गया है हर घर में। आप जहाँ पे भी देखो, आप आजकल देखते हो कि बच्चा लोग फ़ोन लेके बैठे रहते हैं। Even the infant babies also, the parents provide their cell phone to so that कि बच्चा रोना बंद कर दे। तो उसके मतलब ये मतलब कितना हद तक मतलब इम्पैक्ट करता है इन चीज़ों के बारे में आप कुछ थोड़ा सा मतलब और आज का बच्चा खाना भी नहीं खाता अगर उसके हाथ में मोबाइल ना हो तो। वो काफ़ी नॉर्मल हो चुका है यार और हर घर पे। और तो इस बात पे बच्चे तो ऐसा नहीं है कि बच्चा मांग रहा है वो तो बच्चा मांग रहा है या फिर उसको पहले से ही पता है कि फ़ोन जैसा कुछ है और वो देने से मैं खुश हो जाऊँगा। फ़ोन उसको दिया जाता है। हम लोग जब बच्चे थे तब फ़ोन नहीं था, तो हम लोग के मम्मी लोग कैसे मैनेज करते थे। कैसे मैनेज करते थे। वही आई फील कि आजकल का फ़ोन बहुत एक्सेसिबल हो गया है और एक इजी एस्केप हो गया है। हाँ एस्केप हो गया अपने बच्चों से मतलब दूर भागने का मतलब ऐसे लोग बच्चा रो रहा है तो बोले पे लेके तो हम वो नहीं कर पाएंगे, क्या करते बच्चे को फ़ोन दे देंगे। तो हाँ तो वो मतलब पेरेंट्स का ही मतलब गलती होता है। प्लीज़ मतलब माइंड मत कीजिए, बट इस पीटर ट्रूथ, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हमारे पास वो इतना टाइम नहीं रहता कि हम बच्चों को लेके मतलब पुले पे लेके हम टहलने के लिए चले जाए। तो क्या करते हैं कि लोग फ़ोन दे देते हैं, भाई ये ले फ़ोन देख ले तू, तो तेरे को जो करना है तू कर, लेकिन तू रो मत बस। बैठा रहे फ़ोन लेके बैठा रहे। तो मैं यही बोलूँगी कि वो फ़ोन ना देने से ही बच्चा जो बंद कर देता है रोना, वो रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट टाइम फिर से फ़ोन दे दोगे आप, फिर से बच्चा डिमांड बढ़ता रहेगा। अब बच्चा खाने के टाइम पे भी फ़ोन मांगेगा, फिर उसको वो नहाएगा नहीं आप जब तक कुछ उसको खाओगे नहीं फ़ोन पे। स्कूल से आते उसको फ़ोन से एग्जैक्टली। तो यही मम्मी लोग मतलब या फिर पेरेंट्स एज ए होल पेरेंट्स जो भी केयरटेकर है, फ़ोन एक इजी मीडियम हो गया कि उसको शांत रखने के। बट जब फ़ोन नहीं था तब क्या बच्चे लोग ऐसे ही थे ना, हम लोग स्टेज नेचुरल होता है। बट डेफिनेटली जो जनरेशन के साथ चेंज होता है वो हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप एक क्लास 2-3 बच्चे को आप अगर एकदम भी फ़ोन नहीं दोगे तो वो उसको पता नहीं चलेगा कि स्मार्टफोन क्या है, फ़ोन क्या है। और वो जब स्कूल में जाएगा उसके फ्रेंड्स लोग फ़ोन के बारे में बात करेंगे, मेरे पास ये है, मैंने ये देखा है, मैंने यूट्यूब पे ये शो देखा है। तब उसको पता नहीं चलेगा, पता नहीं रहेगा कि ऐसा भी कुछ होता है। तब क्या होता है ना, तो क्यूरियोसिटी रहेगा कि जानने का क्यूरियोसिटी रहेगा और तब उसको अलग करके रख दे, तब बुली स्टार्ट हो जाती है। जिसको तो पता ही नहीं है। You are not- पता नहीं है और मैंने एक चीज़ ज़्यादा ऐसे थे काफ़ी हर घर पे मतलब नोटिस किया, मतलब अभी के जो बच्चे हैं अराउंड जो 4 to 5 years और 4 to 8 years जो बच्चे होते हैं ना, ज़्यादा जल्दी उनका मतलब आंखों का मतलब कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, लाइक दे हैव टू वेयर स्पेक्टिकल्स। मतलब ये रीज़न इसी के लिए होता है, फ़ोन की वजह से होता है। जब फ़ोन जो सारा दिन जो खेलते रहते हैं गेम्स, तो उसका जो रेज जो आ रहा है ना, जो आंखों पे और रेटिना में काफ़ी इफेक्ट करता है। तो ये भी मतलब बहुत चिंता विषय बात है। और आजकल लोग इतना मतलब बिजी है अपने लाइफ में कि बच्चों को टाइम ही नहीं दे पा रहे, इसलिए उनको फ़ोन दे के मतलब चुप कर रहे हैं। पहले क्या होता था, लोगों के पास कुछ नहीं होता था लेकिन वो स्मार्टफोन नहीं था, तो क्या करते थे, बच्चों को लेके गोद में ऐसे सुला रहे। आप आज का बच्चा छोटा दिन देख के सो रहा है। बच्चों का तो आजकल अभी रील्स में निकल रहा है ना, छोटे छोटे बच्चों का तो टिकटॉक इंस्टाग्राम पे तो रील्स ही बनता है। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, मोस्ट ऑफ दी मतलब जो बच्चे जो है इंडिया में ज़्यादातर इनके असर हो रहा है, लेकिन आप अब बाहर कंट्री पे अगर जाओ, लाइक इन यूके इन और इन यूएसए, वो जो पेरेंट जो वो लोग जिस टाइप का जो पेरेंटिंग करते हैं ना, वो बच्चों को फ़ोन वगैरह नहीं देते, उनको खेलने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देते। हाल ही पे मैंने एक रील देखा था, एक बच्चा जो था उसका हाथ में फ़ोन कुछ नहीं है, उसको मम्मी पापा ने उसको पहले से माइंडसेट बना कर रखा, वो जिम्नाजियम मतलब जिम्नास्टिक पे जाएगा वो, तो उसके हाथ पे कुछ वो पैराग्राफ जो 12 जो होता है ना, उसको तो उसी से चीज़ से वो खेल रहा है। उसको जो टॉयज जो दिया गया है ना, मतलब वर्चुअल नहीं है, रियल टॉयज दिया गया है कि उससे उसका क्या होता है कि एक अपना पर्सनैलिटी बिल्डअप होता है। एट दी एंड वो ओलंपिक्स के लिए जाता है, क्योंकि हम लोग क्या अगर यहाँ पे इंडिया पे अगर आप कंपेयर करो ना, आप खुद देख लीजिए हम लोग का जिम्नास्टिक पे जो हम लोग का जो रेशियो है बहुत ही कम। तो ये जो बच्चा लोग को आप फ़ोन दे देते हो, फिर वो लोग यूज्ड टू हो जाते हैं, हैबिट हो जाता है। आई फील पेरेंट्स लोग को थोड़ा
केयरफुल रहना चाहिए इन अ वे कि बच्चा जब स्कूल से आए तो फोन हटा के कुछ प्रोडक्टिव चीजें पेरेंट्स को भी कि आप जब अपने बेबी के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो आप फोन यूज नहीं करोगे, या फिर आप ऑफिस से आए हो, आपका वर्क टाइम हो गया है, आप घर में हो, आप ऐसे रील्स देख रहे हो, आपका बेबी रूम में ऐसे भाग रहा है, खेल रहा है, तो वो आपको दिखेगा ना कि आप फोन यूज कर रहे हो। तो वो जो आप 1-to-1 क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो वो एकदम टेक्नोलॉजी या फिर टेक फ्री जोन एक होना चाहिए जहाँ पे फोन नहीं, टीवी नहीं, लैपटॉप नहीं, वैसा नहीं। प्रोडक्टिव गेम्स होना चाहिए। प्रोडक्टिव गेम्स जैसे आप कितना कुछ कर सकते हो, पेंट कर सकते हो, क्ले ला सकते हो, मिट्टी से खेल सकते हो। तो ये एक चीज़ है जो कर सकते हो, पेरेंट्स को करना चाहिए। पेरेंट्स की करना चाहिए। और एक है कि आप बच्चे लोग को सुपरवाइज्ड यूजेज दीजिए। आप अगर फ़ोन दे रहे हो इस टाइम एक टाइम सेट कर दो कि इस टाइम से इस टाइम तक आप देखोगे, और बच्चा क्या कंटेंट देख रहा है ना। ऐसे नहीं आप यूट्यूब देते जाओ और आप कुछ भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। आजकल यूट्यूब किड्स भी है, आप आजकल पेरेंटल लॉक है, सब हर एक ऐप में लॉक होता है। तो आप वो बच्चा जो कंटेंट देख रहा है, जो मीडिया कंज्यूम कर रहा है, उस पर आप सुपरवाइज करो कि क्या देख रहे हैं मेरा बच्चा, ये वीडियो इसके लिए, इस एज के लिए सही है या नहीं। इम्पोर्टेंट है। और आप एज के हिसाब से दिखाओ ना। अगर आपका बच्चा 2 to 3 years है तो आपको थोड़ा इंटरैक्टिव वीडियोस दिखाइए, थोड़ा। फिर अगर 6 to 7 है, थोड़ा जीके क्वेश्चन या फिर थोड़ा 1+1 2 जो भी है इंटरैक्टिव कंटेंट दिखाएंगे। ज़्यादातर पेरेंट्स को पता ही नहीं कि उसका जो बच्चा है वो क्या देख रहे हैं। हालांकि इंस्टाग्राम में आजकल जो रील्स है वो बहुत ही मतलब फैला हुआ है, क्योंकि वो 10 सेकंड्स में आपको सब कुछ दिखा रहा है। शॉर्ट कंटेंट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो बच्चा क्या देखता है, जो देख रहा है वही वो मतलब सीखेगा। और रिकॉर्ड कर रहा है, नोटिस कर रहा है। आप देख लो, आज छोटा छोटा बच्चा ऐसे ब्लॉग कर रहा है। आजकल हम देखते हैं कि जो पेरेंट का जो प्रेशर रहता है बच्चों पे, जो आपको यही करना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, तो हालांकि उस बच्चे को उस फील्ड पे जाना ही नहीं। समझ लो किसी बच्चे का इंटरेस्ट है आर्ट्स पे, लेकिन फैमिली प्रेशर करते कि नहीं तेरे को तो इंजीनियर बनना है। तो ये जो इम्पैक्ट होता है इन बच्चों पे ड्यूरिंग एकेडमिक्स, का गोल रहता है कुछ और, लेकिन फैमिली बता रहा है कि तेरे को ये करना है। उस समय क्या होता है, उसके एकेडमिक्स तो अच्छे नहीं होते, उसको प्रेशर भी रहता है। अगर मम्मी पापा का आपको पे करने आया तो तो ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो उसके चलते वो क्या करते हैं कि वो डिप्रेशन पे चले जाते। तो उसको कैसे ओवरकम किया जाए, कैसे मतलब उससे? इसमें आप क्या कर सकते हो, आप अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो कि आप पेरेंट्स को समझा सकते हो। पहले आपको पेरेंट्स को समझाना होगा। समझाएगा आप? यही है, आप यही तो हमारा काम है, लेकिन सीरियसली ले लेते लोग। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि बच्चे के ऊपर कितना प्रेशर रहता है। आपको 10th तक आपको समझ ही नहीं आता, आपको समझ नहीं आता कि साइंस एक्चुअली में ये सारे ऑप्शंस देते हैं। साइंस के आफ्टर चूजिंग साइंस आपके पास ये सारे ऑप्शंस है, अपार्ट फ्रॉम MBBS और इंजीनियरिंग, या फिर कॉमर्स में अपार्ट फ्रॉम CA या फिर MBA, ये सारे भी ऑप्शंस है। तो आपको ऑप्शंस दिए नहीं जाते, आपको पता नहीं होता कि ये लेने के बाद मेरे पास मैं ये भी कर सकती हूँ या फिर ये कर सकता हूँ। और जो प्रेशर देते हैं उसके कारण बच्चे लोग अपना जो लाइकिंग है वो एक्सप्लोर नहीं कर पाते। बच्चा पहले कंफ्यूज हो जाता है कि ओके ये मेरे पास ऑप्शन है और मुझे ये करना पड़ेगा, और बाकी चीज़ें देखता नहीं है, कंसिडर ही नहीं करता। और ये प्रेशर ज़्यादा हो। और ये तो हो गई आर्ट्स साइंस कॉमर्स की बात। अगर किसी को पढ़ाई ही नहीं करना हो, किसी को क्रिकेटर बनना हो, एग्जैक्टली, किसी को फोटोग्राफर बनना हो, एग्जैक्टली, तो क्या करते हैं ना पेरेंट्स लोग, क्या करते हैं, अगर मेरा बच्चा मैथ्स में वीक है, मैथ्स के 3-4 ट्यूशन्स लगा देंगे। लेकिन वही बच्चा अगर गाना अच्छा गाता है या फिर खेल अच्छा खेलता हो, अच्छा क्रिकेटर हो या अच्छा कोई बैडमिंटन प्लेयर, एग्जैक्टली, तो हम कोच नहीं रखेंगे, हम म्यूजिशियन हायर नहीं करेंगे, हम ट्यूटर रख देंगे मैथ्स में, ताकि वो ओवरकम कर पाए। हम इसका स्ट्रेंथ कंसिडर ही नहीं करते, हम लोग ज़्यादा वीकनेसेस पे कंसिडर कर लेते हैं। और बोलते हैं ना, पढ़ाई के लिखे बनेगे नवाब, बनेगे नवाब।
तो पेरेंट्स वही लेके चल रहे हैं अब तक। हाँ, और ये नॉर्मली भी हम भी जब हम अपने बारे में सोचते या फिर हम आसपास देखते, हम सिर्फ वीकनेसेस कंसिडर करते। खुद की स्ट्रेंथ को अगर हम ज़्यादा स्ट्रेंथन करें तो आई थिंक बहुत अच्छे स्टेट पे रहेंगे। डोंट यू थिंक कि हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे कुछ काउंसलिंग सेशन होना चाहिए? हालांकि हमारे गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है और काफ़ी हर जगह में चल रहा है, लेकिन उसका जो प्रभाव जो है अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, क्योंकि दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ स्पेशलिटीज। आई मीन दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी स्पेशलाइजेशन, लाइक साइकोलॉजी पे स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। वो क्या करते हैं कि उसी स्कूल में कुछ 2-3 टीचर को कर लेते हैं, करने के बाद बोलते हैं वहाँ वो ट्रेनिंग 1 हफ्ते का ट्रेनिंग, 1 हफ्ते का ट्रेनिंग थोड़ी हो जाता है कोई साइकोलॉजिस्ट, तो वो प्रॉपर्ली वो कर नहीं पाते। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए हर इंस्टीट्यूट पे, वेदर इज प्राइवेट और इन पब्लिक, कि कुछ स्पेशलाइज्ड साइकेट्रिस्ट लाना चाहिए और कुछ काउंसलिंग रहना चाहिए सेशन। हर हफ्ते पे कम से कम 1 या 2 मतलब काउंसलिंग सेशन रहना चाहिए हर बच्चों के लिए। ये जो स्कूल्स कॉलेजेस है सीबीएसई के अंडर जो आते हैं, तो सीबीएसई ने एक पॉलिसी बनाया है वेयर दे हैज मेड इट मैंडेटरी किया है कि हर कॉलेज पे हर स्कूल में आपको काउंसलिंग सेशन दिया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि काउंसलर्स ही नहीं है। आप हमारा बराबरी देखिए, ये आसाम यूनिवर्सिटी है, इतने सारे कॉलेजेस है, बैचलर्स लेवल में आप देखिए रामानुज है, एसी कॉलेज है, काछा कॉलेज है। प्रॉब्लम इज आपका ये प्रोफेशन में आपको अगर ये पॉपुलेशन देखिए बरादरी में, ये सब्जेक्ट नहीं है, साइकोलॉजी नहीं है, तो साइकोलॉजी ये मतलब पागल का पावर होगा। ये तो है। और वही कि अगर स्कूल कॉलेज में ये सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं जाएगा तो प्रोफेशनल्स कैसे बनेंगे? प्रोफेशंस नहीं रहेंगे तो कॉलेजेस में काउंसलिंग कौन देगा? तो यही प्रॉब्लम है। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आजकल जो कि हमारे जनरेशन में चल रहा है, सबसे ज़्यादा लोगों का ब्रेकअप हो रहा है, दिल टूट रहा है, किसी का ये हो गया, किसी की बंदी छोड़ के चली गई। तो आपके साथ काफी हुआ ना, इस बात पर आप छेड़ रहे। जब किसी का ब्रेकअप होता है तो आजकल क्या होता है कि आपको देख के उसको समझ आ जाता है कि हाँ, इस बंदे के साथ कुछ हुआ है, इसका ब्रेकअप हुआ है। उसके बातों से, उसके आंखों से पता चलता है कि इसका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, कुछ तो हुआ है उसके लाइफ में। तो कुछ लोग ऐसे होते कि वो ओवरकम कर लेते जल्दी, कुछ लोग ऐसे होते कि वो सुसाइड तक चले जाते। में आप क्या करना चाहेंगे ब्रेकअप के बारे में? ब्रेकअप के बाद दुख होता है, सबको होता है, दुख सबको होता है। तो ये जो फीलिंग है, ये जो इमोशन है, वो रहता है। लेकिन आजकल ना हम इतना सफोकेटेड कर चुके हैं ना खुद को कि ये जो प्रॉब्लम्स है कि एक ब्रेकअप होता है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में डिफरेंट काइंड्स ऑफ दुख होता है, आपको लॉस होता है। तो आजकल जो ओवरकम करने का, जो आपने बोला कि किसी के पास बहुत जल्दी ओवरकम कर लेता है, कोई बहुत टाइम लेता है, तो ये लाइफस्टाइल के ऊपर काफ़ी हद तक ये भी इम्पैक्ट करता है। और ये हाउ यू डील विथ इट और आपका कोपिंग मैकेनिज्म क्या है ना। पहले भी दुख था, लोग ओवरकम करते थे। अगर आजकल कोई ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, तो उसको आई थिंक खुल के बात करना चाहिए। अगर आप खुल के बात नहीं कर पा रहे हो अपने फैमिली से, यू हैव टू आपके दोस्त से, उनसे बात, उनसे भी बात नहीं पड़ी है। You search a proper, or you search a good psychologist, will get everything over there. आप कंसल्ट कीजिए, आप जाइए वहाँ पे, कुछ थेरेपी लीजिए। तो ये मतलब ये मत सोचिए कि you guys are sick or you guys are retard. It's very normal यार, क्योंकि आजकल के जो जनरेशन है ना, the people मैकेनिकल ज़्यादा हो चुके हैं, मतलब they are very far from practical world. तो you have to be very firm regarding these things, and आपको सेशन सिला चाहिए, यू नो, गो फॉर, खुल के बात कीजिए यार। आप ये सबका होता है यार, प्रीटी नॉर्मल, राइट? एग्जैक्टली। और वही जो ज़्यादा
कोप नहीं कर पाते हैं ना, वो लाइफस्टाइल थोड़ा अगर चेंज कर लोगे ना आप, तो प्रॉब्लम्स पहले भी था, प्रॉब्लम्स आज भी है, प्रॉब्लम्स कल भी रहेगा। Yeah. तो अगर थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करोगे तो मे बी आप बेटर कोप करोगे। सो गाइस, आज का एपिसोड यहीं पे ही ख़त्म करते हैं, और ख़त्म करने से पहले हम जेनिफर से कुछ पूछना चाहते हैं कि तो आज आपको यहाँ पे आने के बाद आपको कैसे फील हुआ है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम कहते रहते हैं ना इन चीज़ों के बारे में बात करना चाहिए, बट कोई इनिशिएटिव नहीं लेता। तो आपने इनिशिएटिव लिया, आई होप और भी ऐसा एपिसोड्स आएंगे, और जब ये मैसेज पहुंचेगा लोगों तक तो वो भी बात करना स्टार्ट करेंगे। और मैं व्यूअर्स को भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हो रिगार्डिंग कोई भी, अगर डिप्रेशन पे हो और इस चीज़ के बारे में आप बताना चाहते हो, प्लीज़ काइंडली आप कमेंट सेक्शन पे बताइए। और हम नेक्स्ट एपिसोड क्या, हम अपकमिंग एपिसोड पे हम कुछ नया सीरीज़ भी लेके आएंगे, इसी साइकोलॉजी के ऊपर डिस्कस करेंगे, काउंसलिंग के ऊपर खुल के डिस्कस करेंगे। और जेनिफर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि एक मतलब शांत जीवन का एक मंत्र बताइए आप मुझको, जहांगीर भाई को, और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको, कि हर समय कैसे हम खुश रह सकते हैं अपने लाइफ में। हर समय तो कोई खुश नहीं रह पाएगा। ट्रू। आप खुशी तभी समझोगे जब आप एक दुख या फिर एक कोई फेज से गुजरोगे। तो यही आप बैलेंस कैसे करो, एंड मैं यही बताऊंगी कि आप जो भी कर रहे हो ना, आप अगर चाय पी रहे हो, अगर कुछ कर रहे हो, तो वही मोमेंट पे रह के वही काम, अगर आप बेसिकली आप बोलना चाहते हैं कि प्रेजेंट पे फोकस कर, प्रेजेंट पे फोकस करना है, और आप वही करिए व्हाट यू आर सपोज टू डू। जो मोमेंट हो उसे जी लो। हाँ, और इतना जो हम सोचते रहते हैं कि ये करने से ये होगा, ये करने से वही होगा, ये नहीं होगा, इतना स्ट्रेस लेते हैं। स्ट्रेस लेने से भी वो काम होगा, नहीं लेने से भी वही होगा। ज़्यादातर ओवर थिंकिंग या फिर फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं हम लोग। हाँ, वही मतलब आप अगर स्ट्रेस लोगे ना तो वही होने वाला है, अगर नहीं लोगे तो वही होने वाला है। तो इससे अच्छा आप जो भी काम कर रहे हो प्रेजेंट में रह के करो, तो सो बहुत जेनिफर, थैंक्स फॉर कमिंग टू आवर शो। और व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ कि कीप लविंग अस विथ योर लाइक्स और शेयर्स, और कमेंट भी कीजिए, और हम एक नया एपिसोड लेके आएंगे। और हम इंस्टा पे भी है, फेसबुक पे भी है, और हमें फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बाय बाय, टेक केयर। बाय।